देखो चैप्टर 2 का जो लास्ट अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो अपन ने अभी तक पढ़ा है कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है। कितना सिंसियरली आपने चैप्टर 2 और 3 को रीड किया, क्योंकि पूरे बेसिक वहीं पे है। ठीक है। तो फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ अंडरलाइंग असेट एट अ सर्टेन, यानी कि कोई फ्यूचर डेट जो डिसाइड है फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस। और वो कब डिसाइड होती है? जब अपन कॉन्ट्रैक्ट के डेट में, जिस दिन अपन मिले, एग्रीमेंट हुआ उस दिन, उस दिन डिसाइड हो जाता है कि किस प्राइस में खरीदना है। ठीक है। बोथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यानी कि दोनों पार्टी कमिटेड रहते हैं ऑब्लिक टू ऑनर द ट्रांजेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। प्राइस चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, जैसा अपन ने सेट किया है, एक पार्टी को लॉस होगा, एक को प्रॉफिट होगा, इस टाइप की भी चीजें होती है। तो ये क्या होता है? दोनों के बीच का निगोशिएशन होता है। जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती है वो कस्टमाइज होती है दोनों के बीच में, तो इसको ओवर द काउंटर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एक फार्मर है जो एग्री है प्रोड्यूस ऑफ वेट टू अ मिलर। एक मिल मिल वाला है, उसको वो अपना जो उसने जो वेट का उत्पादन किया उसको सेल करेंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब उनका क्रॉप रेडी हो जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट कब हुआ? आज हुआ। आज की प्राइस पे 6 महीने बाद मिलेगा मुझे। ठीक है। और ये एग्जीक्यूटेड जो ट्रांजेक्शन हुआ वो फॉरवर्ड हुआ। ठीक है। और या तो ये और कैश में ये सेटल्ड होगा। ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, प्राइस एंड पेमेंट टर्म, रेफरेंस। ठीक है। इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट दोनों काउंटर पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने भी डिफॉल्ट किया कि चलो मुझे कहीं और सस्ते में मिल जा रहा है, तो मिलर भी डिफॉल्ट कर सकता है या फार्मर भी डिफॉल्ट कर सकते हैं कि उनको कहीं और ज्यादा प्राइस में मिल रहा है तो वो वहां बेच दिए। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि दोनों में से किसी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने इंडिया में इन सेवरल पार्ट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है। म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति जो एक विश्वास है कि नहीं भाई वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क होता है। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हुआ। फ्यूचर क्या होता है? स्टैंडर्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है? लॉट साइज, यानी कि कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट होगा कि फिजिकल सेटल और डिलीवरी होगी। और ये सब ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज में होगा। क्लीयरिंग कॉरपोरेशन उसकी सेटलमेंट गारंटी लेगा। ठीक है। और दोनों से मार्जिन भी मांगेगा, बोलेगा आप दोनों मार्जिन मुझे दे दो। ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट किया तो मैं इस मार्जिन से सेटल कर सकता हूँ, यानी कि इस रिस्क दोनों, कहीं कहीं कोई डिफॉल्ट ना कर दे इसलिए भी मांगा जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है इक्विटीज में, कमोडिटीज में, करेंसीज में एंड इंटरेस्ट रेट में। इक्विटी इंडाइसेस में भी अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे वेट फ्यूचर्स एमसीएक्स में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। ट्रेडिंग यूनिट है 10 मीट्रिक टन एमटी। मिनिमम ऑर्डर है 500 एमटी, है ना? मैक्सिमम पोजीशन है 5000 एमटी। क्वालिटी जो मिल, स्टैंडर्ड मिल क्वालिटी। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हो रहा है? 21st ऑफ द मंथ। डिलीवर कौन कब हो रहा है? 20 ऑफ द मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ। ठीक है। आज स्टार्ट हो रहा है लेकिन नेक्स्ट मंथ। और डिलीवरी सेंटर कहाँ है? जहां पे एक्सचेंज ने अप्रूव किया है एज अ वेयर हाउस। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर होता है ऑप्शन। ठीक है। अगर आपने इक्विटी डेरिवेटिव के एग्जाम पास किया हुआ है तो आपको ऑप्शन में तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती कभी। तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अगर अपन ऑप्शन खरीदते हैं
तो अपने को राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं मिलता। टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट और स्टेटेड प्राइस। ठीक है। बायर जो होते हैं या होल्डर, बायर और होल्डर एक ही चीज है ना, ऑफ द ऑप्शन, वो प्रीमियम पे करते हैं और राइट को बाय करते हैं। और राइटर और सेलर कौन होते हैं? जो प्रीमियम रिसीव करते हैं, लेकिन उनके पास ऑब्लिगेशन होता है टू सेल और बाय द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, अगर बायर ने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की तब। ठीक है, बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट। कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, कॉल से क्या होता है कि अपन राइट खरीदते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता कि हम गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन को बाय करेंगे एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। पुट में क्या है कि हम बायर हैं, पुट को बाय करते हैं, राइट को बाय करते हैं कि हम सेल करेंगे गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट अ गिवन प्राइस ऑन बिफोर गिवन डेट। ठीक है, ऑप्शन ओटीसी में भी अवेलेबल होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में भी अवेलेबल है, ट्रांजेक्शन दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वैप्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्वैप्स क्या है कि इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट, इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर डेट टू प्री अरेंज फॉर्मूला। ठीक है, और स्वैप किसमें हेल्प करता है? मार्केट पार्टिसिपेट को रिस्क मैनेज करने में। कैसे रिस्क? जैसे वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट है, करेंसी रेट है, या कमोडिटीज प्राइस है, उसका जितना भी अप डाउन हो जाए उससे, अगर आपने स्वैपिंग की है, स्वैप लिया है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल क्या है कि एक बोरोवर हैज टू पे, जिनको क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पेड करना है, जो कहां से डिफाइन होती है? ट्रेजरी बिल रेट ऑन दैट डेट प्लस अ स्प्रेड। ठीक है, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में पेमेंट होना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करेगा ट्रेजरी बिल के रेट पे। ठीक है, तो बोरोवर क्या करता है, क्या चाहता है कि वो चाहता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाए। तो बोरोवर स्वैप मार्केट, इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट में वो एंट्री लेते हैं और स्वैप अरेंजमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? पे फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर और रिसीव करते हैं टी प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। तो उससे क्या होता है, वो रिस्क से बच जाते हैं या मैनेज कर लेते हैं अपने रिस्क को। स्वैप क्या होता है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वन पार्टी पे अ फिक्स रेट टू अदर। एक पार्टी दूसरे को फिक्स रेट दे रही है और रिसीव कर रही है फ्लोटिंग रेट इन रिटर्न। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट विच इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड इज एग्री अपॉन बिटवीन टू पार्टीज। ओनली द इंटरेस्ट रेट ऑफ द अमाउंट वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, द बोरोवर विल यूज द फ्लोटिंग रेट। ठीक है, ही हैज रिसीव फ्रॉम स्वैप मार्केट। फ्लोटिंग रेट रिसीव करते हैं और पे करते हैं फ्लोटिंग रेट ड्यूज ऑन हिज बोरोइंग। ठीक है, this two legs thus cancel and his net obligation is the payment of interest to the swap dealer। ठीक है, एक तरफ फ्लोटिंग रेट वो रिसीव करते हैं और दूसरे तरफ वो पे करते हैं। ठीक है, तो दोनों लेग कैंसल हो गए, तो जो भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क है उससे तो वो बच गए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग के टर्म्स है, जैसे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, दे नीड टू बी। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में भी होता है, आवरली होता है, डे में होता है, वीकली होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सेम डे ट्रेड, कई लोग एक हफ्ते के लिए भी ट्रेड लिए कि कुछ मूवमेंट मिल जाए। तो ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न एक्सट्रैक्टेड थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल पैटर्न्स अपन रिपीट होता है ऐसा मानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो क्या होता है कि अपन पास्ट के प्राइस को देख के फ्यूचर के प्राइस को एज्यूम करते कि बढ़ सकता है कि घट सकता है। तो स्पेक्यूलेशन इज अ एक्ट ऑफ परचेस ऑफ और सेल ऑफ
asset in expectation of gain from exchange change in the price of asset over a period of time। स्पेकुलेशंस क्या होता है कि अपन को लग रहा है कि इस असेट्स में अपने को बाय या सेल करने में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक घंटे के लिए, एक एक महीने के लिए, तो वो उस टाइप का है। क्या है, स्पेक्यूलेटर सीक टू बेनिफिट फ्रॉम एक्टिंग ऑन प्राइवेट और इनसाइडर इंफॉर्मेशन और देयर ओन व्यू अबाउट फंडामेंटल। ठीक है, तो एक्शन ऑफ ट्रेडर है स्पेक्यूलेटर इंक्रीज लिक्विडिटी इन मार्केट। क्या होता है, ट्रेडर और स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं ना, वो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ट्रेडर हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन देन स्पेक्यूलेटर्स। ठीक है, बोथ ट्रेडर एंड स्पेक्यूलेटर टिपिकली लीवरेज देयर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी विद बोरो फंड। ठीक है, उधार के पैसे से ट्रेड करते हैं मैक्सिमम जो ट्रेड होते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, एक होते हैं ट्रेडर मार्केट में, दूसरे होते हैं हेजिंग के नाम से आते हैं। उनको क्या लग रहा है कि वो बहुत बड़े प्लेयर है, मार्केट के इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, हेजिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग अ सेट और कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉस। अपने लॉस को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी होल्डिंग रखी है, इन्वेस्ट करके रखा है एसेट्स को। हेजिंग कैन बी अंडरटेक बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग कैसे कर सकते हैं, अपने अपने लॉस को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड या फ्यूचर स्वैपिंग कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, हेजिंग हेज पोजीशन से एक्सपेक्टेड रहता है कि ज्यादा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, नो गेन नो लॉस। ठीक है, क्योंकि एक तरफ अगर आपका गेन हो रहा है तो दूसरी तरफ आपका लॉस होगा। ठीक है, तो दोनों मिला के नो गेन नो लॉस की ही स्थिति होती है हेजिंग। ठीक है, अनलाइक स्पेक्यूलेटर, हेजर आर नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। उनका क्या मोटिवेशन रहता है कि लॉस नहीं होना चाहिए, वो होते हैं हेजर। फिर होते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या करते हैं, अगर उनको दिखता है साइमल्टेनियसली परचेस करेंगे और सेल कर देंगे असेट्स इन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस ऑफ टू डिफरेंट मार्केट। एक मार्केट में कोई चीज सस्ती दिख रही है, दूसरे में महंगी दिख रही है, तो वो क्या करते हैं, जहां सस्ती दिख रही वहां से खरीदा और जहां महंगी दिख रही वहां सेल कर। ठीक है, कई बार वो क्या करते हैं, बाय करते हैं स्टॉक इन स्पॉट मार्केट एंड साइमल्टेनियसली वो सेल कर देते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर एंड स्पॉट के बीच में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इफिशिएंट मार्केट में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती, या होती भी है तो वेरी शॉर्ट पीरियड एट टाइम, या तो एग्जिस्ट ही नहीं हो इफिशिएंट मार्केट में। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज बाइंग इन लोअर प्राइस मार्केट। ठीक है, जिससे क्या होता है, आप लोअर प्राइस मार्केट में बाय करना शुरू करोगे तो प्राइस लोअर प्राइस मार्केट में इंक्रीज होने लगेगा, और हायर प्राइस मार्केट में सेल करना शुरू करोगे तो उसका प्राइस फॉल हो जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। देखो, ये सभी जितनी चीजें मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको भी इतने ही आराम से समझते हुए जाना है, नहीं तो एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट इसीलिए नहीं आता क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस ही नहीं समझ, और कितने टेक्निकल वर्ड्स ये लोग यूज करते हैं एग्जाम में, ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो यहां से क्वेश्चन आया था। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है कि आपने सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। प्लेजिंग इज अ एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, प्लेजर। और एंटाइटीज जो लोन दे रही है आपको सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, वो कहलाते प्लेजी। प्लेजर होते हैं इन्वेस्टर, प्लेजी होते हैं एंटाइटी। ये याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा, गलती मत करना। सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमैट अकाउंट वो प्लेज हो जाते हैं, हाइपोथेटिकेट हो जाते हैं, आपको लोन मिल जाता है।
व्हेन डीमटेरियलाइज सिक्योरिटी प्लेड होती है, लेकिन रहता वो प्लेजर के अकाउंट में ही है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें कोई ट्रेड नहीं ले सकते आप। ठीक है। प्लेजर सिक्योरिटी कैन बी प्लेज जब प्लेज का जितना भी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो गया। लेकिन अगर कहीं आपने डिफॉल्ट किया तो प्लेजी क्या करेगा, आपके जो प्लेज शेयर है उनको सेल कर देंगे कि रिकवर कर ले अपने पैसे को। ठीक है। लेकिन पहले वो आपको ड्यू नोटिस देंगे। ठीक है। आपको फेयर चांस देंगे कि आप लोन को पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पटा पाए तो तुरंत गए और उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन आपको प्रॉपर नोटिस भेजा जाएगा, ड्यू टू नोटिस गिविंग। ठीक है। फिर तो प्लेजी और प्लेजर हमेशा याद रखना। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा सेल कब होता है, जब आप डिफॉल्ट करते हो। ठीक है। आप पैसे नहीं पटा पाते तब आप डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमेट। डीमटेरियलाइजेशन क्या है? डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी जो फिजिकल फॉर्म में है उनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। ठीक है। इन डीमेट फॉर्म एक इन्वेस्टर के शेयर दूसरे नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर, क्योंकि इनका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, फोलियो नंबर नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है। सेबी ने क्या रिक्वायर किया कंपनी को कि आप जब भी पब्लिक इशू आप शेयर करोगे तो एग्रीमेंट करोगे विथ ऑल डिपॉजिटरीज कि आपको डीमेट फॉर्म में ही शेयर दिए जाए। ठीक है। सो दैट इन्वेस्टर कैन बी गिवन द ऑप्शन ऑफ होल्डिंग द शेयर इन डीमेट फॉर्म, आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही देना है। ठीक है। रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर्स है उसको ऑफ फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना रीमेट होता है। लेकिन वो कब होता है? रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है। और वो भी अलॉट होते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर में। ठीक है। इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन बुक एंट्री फ्रॉम फॉर्म विथ डिपॉजिटरीज। ठीक है। तो ये रीमेट होता है इसका फॉर्म, कि डीमेट में जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन वो भी रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, वो भी डिस्टिंक्टिव नंबर्स में होते हैं। ठीक है। तो ये रीमटेरियलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कुछ इसके सैंपल क्वेश्चंस जरूर दिए गए हैं, लेकिन ये सैंपल क्वेश्चंस कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके। एनी क्वेश्चन जो आज के